नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर समय सिंह मीना, प्राचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय दौसा। आज के इस व्याख्यान में मैं फाइनल के विद्यार्थियों के लिए नगरीय भूगोल विषय के तहत कुछ नगरीकरण या नगरों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो विभिन्न नगरीय क्षेत्रों की कुछ परिभाषाएं हैं, वो क्या हैं? नगरीय क्षेत्रों का संबंध नगरों व कस्बों से है। नगरीय क्षेत्र, जैसा कि इसका शब्द ही है नगरीय, तो उसका जो संबंध है वो केवल नगरों या छोटे छोटे कस्बों से है। नगरीय क्षेत्र अधिवासों या बस्तियों का ऐसा समूह होता है जिसके निवासी मुख्यतः गैर कृषि व्यवसायों या नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस में लगे होते हैं। यानी कि वहाँ के जो लोग निवासी हैं वो ऐसे लोगों का एक समूह मात्र होता है जो कि गैर कृषि कार्यों में संलग्न होता है, गैर कृषि व्यवसायों में लगा हुआ है, जो कि वहाँ पर जैसे कि वाणिज्यिक है, व्यापारिक है, औद्योगिक धंधे हैं, इस तरीके के। तो नगरीय क्षेत्र अधिवासों या बस्तियों का ऐसा समूह होता है जिसके निवासी मुख्यतः गैर कृषि व्यवसायों में लगे होते हैं। नगरीय अधिवास पूर्वा या पल्ली, जिसको हम हैमलेट से लेकर महानगरों तक की विविधता वाले होते हैं। नगरीय शब्द कस्बा, नगर, उपनगर, महानगर, विश्वनगर या नगरीय समूह आदियों के शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब नगर क्या है, जिसको हम सिटी बोलते हैं, वो क्या है? नगर जो है नगर शब्द का प्रयोग प्राय बड़े नगरीय स्थानों के लिए किया जाता है। नगर एक केंद्रीकृत अधिवास है, यानी कि सेंट्रलाइज सेटलमेंट है। सेंट्रलाइज्ड सेटलमेंट के रूप में उसको जाना जाता है, केंद्रीकृत अधिवास के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, जिसको हम सीबीडी कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम सीबीडी के नाम से जानते हैं। तो एक सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यापार क्षेत्र होता है। प्रशासनिक इकाई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं। आवागमन के उच्चतर साधन तथा अन्य नगरीय सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 4,689 नगर थे, जिनमें महानगर व मेगा नगर भी शामिल हैं। कि अगर हम 1991 की जनसंख्या को देखें तो उस समय, आज से लगभग 30 साल पहले, उस समय की जो जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो भारत में जो कुल नगर थे वो 4,689 काउंट किए गए थे, जिनको हम नगर की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन लगभग 30 साल के बाद में उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसमें महानगरों व मेगा नगरों को भी शामिल किया गया है। दूसरा है महानगर, जिसको मेट्रोपोलिस या मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से भी जानते हैं। महानगर क्या है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर महानगर कहलाते हैं। जिनमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या है वे सारे के सारे नगर महानगर की श्रेणी में आ जाते हैं। 1991 की जनसंख्या के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों की संख्या लगभग 23 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 50 से ऊपर हो गई है। जबकि 1901 में मात्र कलकत्ता ही ऐसा शहर था जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक थी। 1901 से लेकर के अब तक अगर देखें तो 1901 में के आंकड़ों के अनुसार केवल कलकत्ता शहर ही एक ऐसा शहर था जिसकी जनसंख्या लगभग 10 लाख से अधिक थी और उसे महानगर की श्रेणी में रखा गया। 1941 में बम्बई भी श्रेणी में शामिल हो गया, उसकी भी जनसंख्या लगभग 10 लाख से अधिक हो गई। और 1981 में इन महानगरों की संख्या लगभग 12 हो गई, जो 1991 में आते आते लगभग 11 शहर और जुड़कर अब वर्तमान में इनकी संख्या 23 से बढ़कर के है और लगभग 50 के आसपास पहुंच गई है। 1981 के बाद महानगरों की श्रेणी में आने वाले नगरों में जयपुर, कोचीन, कोयम्बटूर, बड़ौदा, इंदौर, पटना, मदुरई, भोपाल, विशाखापट्टनम, वाराणसी, लुधियाना, ये सभी नगर आया करते थे। लेकिन अब राजस्थान में ही महानगर को अगर देखें तो राजस्थान में जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर,
ये शहर भी महानगर की श्रेणी में आ चुके हैं। अब है बृहदनगर, मेगा सिटी और मेगालोपोलिस की, जिसको हम मेगालोपोलिस के नाम से भी जानते हैं। जिस नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है उसे बृहदनगर या मेगा सिटी या मेगालोपोलिस कहते हैं। बृहदनगर या मेगा सिटी या मेगालोपोलिस। मेगा सिटी यूनानी शब्द है, इसका नाम है मेगा यानी ग्रेट या वृहद, तथा अंग्रेजी शब्द सिटी से मिलकर बना है। यूनानी भाषा में मेगालो का भी अर्थ होता है वृहद होता है, तथा पोलिस का अर्थ होता है सिटी या नगर, इसलिए इसको मेगालोपोलिस के नाम से भी जानते हैं। सन 1991 के अगर आंकड़ों को देखें कि जनगणना के अनुसार भारत की आबादी के घटते क्रम में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई को बृहदनगर के रूप में श्रेणी में रखा गया है, लेकिन वर्तमान समय में मेगालोपोलिस में कई अन्य शहर भी जुड़ गए हैं। मुंबई सर्वाधिक जनसंख्या वाला बृहदनगर है, जिसकी आबादी लगभग 1991 में 1.26 लाख से बढ़कर के लगभग 1.26 करोड़ से थी, जो लगभग 2 करोड़ के ऊपर निकल गई है। दूसरा स्थान 1.12 करोड़ आबादी वाले बृहदनगर कोलकाता का है। तीसरा स्थान लगभग 84.2 लाख आबादी वाला शहर जो बृहदनगर दिल्ली है, और चौथा स्थान चेन्नई को मिलाकर आबादी 1991 में 54.2 लाख थी। तो 1991 के आंकड़ों के अनुसार ये 4 या 5 नगर महानगरों की श्रेणी में आते थे, लेकिन उसके पश्चात महानगरों की जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती गई है और वर्तमान में इनकी संख्या 5 से बढ़कर के 10 तक पहुंच गई है। पूर्वोत्तर चारों वृहद नगरों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि पर 1981 में से 91% दिल्ली की थी, तथा सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कोलकाता में 2.4% रही। अब है विश्वनगर। विश्वनगर क्या होता है, जिसको हम कॉम्पोलिस या कॉम्पोलाइटियन सिटी के नाम से जानते हैं। यूनानी भाषा के शब्द कॉस्मोस विश्व तथा पोलिस शहर से मिलकर कॉम्पोलिस शब्द बनाए हैं। कॉम्पोलिस या विश्व नगर उस नगर को कहते हैं जहां विश्व के अधिकांश भागों के लोग रहते हैं। इनमें जनसंख्या को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। भारतवर्ष में पांडिचेरी को विश्व नगर माना जाता है। वैसे तो हमारे चारों बृहद नगर भी इस तरह की विश्व नगर हैं जहां विश्व के अधिकांश भागों से आकर लोग निवास करते हैं। अब है नगर समूह। कॉन्ग्लोमेरेशन निरंतर रूप से विकसित ऐसे नगरीय क्षेत्र है जिसकी रचना कई पूर्व पृथक विस्तारित नगरों द्वारा हुई होती है। नगर समूह या कॉन्ग्लोमेरेशन कहलाता है, जैसे दिल्ली कॉन्ग्लोमेरेशन, कोलकाता कॉन्ग्लोमेरेशन इत्यादि। यानी कई छोटे छोटे नगरों का एक समूह मिलकर के कॉन्ग्लोमेरेशन के नाम के रूप में जाना जाता है। अब है उपनगर। सुब्रमण्य सिटी किसे कहते हैं, किसी वृहद नगर के बाहर किंतु समीप के क्षेत्र में स्थित नगरीय अधिवास को उपनगर कहते हैं। यानी कोई बड़ा क्षेत्र है, बड़ा जैसे जयपुर है, जयपुर के समीपवर्ती जैसे बस्सी है, चौमू है, चाकसू है, ये सब उपनगर की श्रेणी में आते हैं। उपनगर अपने संबंध वृहद नगर पर अनेक कार्यों के लिए निर्भर रहता है। वृहद नगर ने आवासीय समस्याएं सुलझाने हेतु लोग उपनगरों में चले जाते हैं, जैसे रहने की सुविधा, पॉल्यूशन से निजात पाने के लिए लोग उपनगरों में जाकर बस जाते हैं। अब है अनुषंगी नगर, जिसको हम सैटेलाइट टाउन के नाम से जानते हैं। किसी बड़े नगर के समीप स्थित लघु नगर जो विविध प्रकार की आवश्यक कार्यों तथा सेवाओं के लिए समीपस्थ बड़े नगरों पर निर्भर रहता है, वह अनुषंगी नगर कहलाता है, जो कि उसके अनुसार ही उसके ऊपर निर्भर रहता है। अनुषंगी नगरों में प्राय बड़े नगरों में स्थापित वृहद उद्योगों की पूरक या सहायक इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं, जिनमें वृहद उद्योगों के विकास में सहायता मिलती है। तो अनुषंगी नगर जो बड़े बड़े नगर हैं, उनके समीपवर्ती छोटे छोटे औद्योगिक नगरों के रूप में अनुषंगी नगर बस जाते हैं। अब है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। यह नगरीय क्षेत्र का वह केंद्र होता है जहां अधिकांश व्यापारिक क्रियाकलाप स्थापित होते हैं। यहाँ दुकानें, कार्यालय तथा माल गोदाम आदि होते हैं। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र सर्वाधिक पहुंच
का क्षेत्र होता है, यहाँ भूमि उपयोग अधिक सघन होता है। प्राय ये नगर में ऊंची ऊंची इमारतें बनी होती हैं। इस क्षेत्रों का अगर भूमि का मूल्य भी है वो बहुत ज़्यादा या सर्वाधिक होता है। नगरों में अव्यवस्थित फैलाव और विकेंद्रीकरण के कारण अधिकांश केंद्रीय व्यापार क्षेत्र अब समाप्त होते जा रहे हैं। यानी कि जो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र है वो भी अब फैलते जा रहे हैं। काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के केंद्रीय व्यापार शहर में छोटे छोटे केंद्रीय व्यापार क्षेत्र डेवलप होते जा रहे हैं। इस कारण से जो पूर्व में CBD की जो कल्पना की गई थी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो सही सिद्ध नहीं हो पा रही है। तो आज के इस वीडियो में बस